नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है कोशिका और ऊतक। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन की। जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन से क्या याद आता है कि कायिक कोशिकाओं में जो होता है वो आपके समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं के निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन होगा। जैसे कि आपकी चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब यहाँ पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए तो आसपास की जो कोशिकाएं होती है वो खुद में विभाजन करती है और आपके समसूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। बात करते हैं समसूत्री विभाजन में अपन ने कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी थी, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज को बोला था अपन ने पूर्वावस्था, मेटाफेज जो थी मध्यावस्था, आपके एनाफेज पश्चावस्था और आपके जो टीलोफेज है उसको बोला था अंत्यावस्था। इसमें क्या हुआ था कि आपके प्रोफेज के अंदर जब कोशिका आई थी, यानी कि प्रोफेज से जस्ट पहले आपके जो क्रोमेटिन धागे थे उनका क्या हो गया, वो क्रोमेटिन धागे अपने जो है द्विगुणित होकर गुणसूत्र का निर्माण कर लिए थे। अब जब प्रोफेज अवस्था में आ जाती है तो आपके ये जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होने लगती है। आपके बात करते हैं मेटाफेज के अंदर क्या होता है, तो जो गुणसूत्र है वो एक मध्य पट्टिका पर लग जाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। बात करते हैं उसके बाद अपनी तीसरी अवस्था की एनाफेज, क्रोमेटिड्स जो है विपरीत ध्रुवों की साइड जाने लगते हैं और टीलोफेज के अंदर फिर क्या होता है, आपके जो कोशिका है उसमें क्लीवेज फरो बन जाती है और साइटोकाइनेसिस के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन सबसे पहले आपके जो जनन कोशिकाएं हैं उनके निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका से मतलब क्या है, आपके जनन कोशिका से मतलब है कि अंडाणु और शुक्राणु अपने मनुष्यों के अंदर और जानवरों के अंदर क्या, अंडाणु यानी कि एग सेल और दूसरा आपका क्या, शुक्राणु, ये क्या है आपकी जनन कोशिका है। इनके निर्माण के लिए जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बात करते हैं अगर अपन पुष्पों की, तो पुष्पों के अंदर क्या होता है, अगर पुष्पों की बात करेंगे तो देखो पुष्प के अंदर जो आपके नर जनन अंग होता है वो आपके क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर से आपके परागकण बनते हैं, तो यानी कि आपके परागकण और साथ के साथ वहाँ पर आपके जो अंड कोशिका है उसके निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, पूरा होगा। बात करते हैं कि आपके ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कितने चरणों में कंप्लीट होता है। देखो अर्धसूत्री विभाजन आपके दो प्रकार का होता है, यानी कि दो चरणों में ये पूरा होगा। एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, क्या, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ठीक है, देखिए ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, दोनों में सबसे पहले तो अंतर पता होना चाहिए कि समसूत्री जो हमने पढ़ा था वो और अर्धसूत्री पढ़ रहे हैं वो, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर समझोगे तभी समझ आएगा कि कैसे कैसे आपके गुणसूत्र विभाजित हुए। मैंने आपको समसूत्री में क्या बताया था कि एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ। समसूत्री में क्या है, एकमात्र कोशिका थी उससे आपके दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ और यहाँ पर जितने गुणसूत्रों की संख्या आपके मात्र कोशिका के अंदर थी उतने ही गुणसूत्रों की संख्या आपके पुत्री कोशिकाओं के अंदर रहती है। यानी कि एक कैसा विभाजन है, बराबरी का विभाजन है। कैसा, बराबरी का विभाजन है। जितने गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के अंदर उतने ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। जैसे कि बात करें, देखो केवल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। पहले जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके एक मात्र कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46। जब ये विभाजित होगी तो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब ये जो दो पुत्री कोशिकाएं है ना, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, 23 ओनली।
क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन आपका फर्स्ट यहाँ पर पूरा हुआ है और गुणसूत्रों की संख्या कैसा कहा मैंने कि आधी रह जाती है। ठीक है, वही इसमें ये सारी अवस्थाएं आएंगी और ये आपके जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आएंगी और गुणसूत्रों की संख्या रह गई आधी। फिर आपके जब ये गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी तो एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। अब क्या होगा, इनके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है ये किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। कैसे? अपन इस बात को कैसे समझेंगे कि ये समसूत्री विभाजन के समान होता है? देखो, समसूत्री विभाजन में क्या था, जितने मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या थी उतने ही पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या थी। अब यहाँ पर ये दो कोशिकाएं बनी है ना अपनी, ये जो दो कोशिकाएं बनी है अब इन्हीं में तो आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है 23 और यहाँ पर भी इसमें भी है 23। अब ये मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी तो ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये इसकी दो पुत्री कोशिकाएं और ये इसकी दो पुत्री कोशिकाएं। तो हर एक सेल ने मात्र कोशिका की तरह व्यवहार किया और दो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। यानी कि जब एक पूरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा फर्स्ट और सेकंड मिला के तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बनी? 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। अब देखो, ये सेकंड वाला जो है वो समसूत्री के समान होगा। यानी कि आपके अगर 23 गुणसूत्रों की संख्या है किसमें? मात्र कोशिका में, तो पुत्री कोशिका के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 23 ही रहेगी। अब इसमें आधी नहीं होगी क्योंकि समसूत्री में भी तो थोड़ी आधी हुआ था। अर्धसूत्री फर्स्ट में ही केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। इस प्रकार से ये दो चरण के अंदर ये जो अपना अर्धसूत्री विभाजन है वो पूरा होता है। दोनों में फर्क समझ में आया? समसूत्री में और अर्धसूत्री में कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अब चलिए अपन यहाँ पर इसकी जो थ्योरी है उससे अपन इसको समझते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये किसके लिए होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जानवरों में अर्धसूत्री विभाजन जनन अंगों में होता है जैसे कि वृषण और अंडाशय। तो आपके जो वृषण है वो आपका नर जननांग है और आपके जो अंडाशय है वो मादा जनन अंग है। आपके वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय के अंदर ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो आपके इन्हीं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा क्योंकि यहीं पर तो आपकी जनन कोशिकाएं बन रही है। और फूलों वाले पौधों में यह होता है जिसमें परागकोश व अंडाशय क्रमशः परागकण और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी? पौधों की, तो हमें पता है पौधों के अंदर परागकण होते हैं और आपके यहाँ पर जो स्त्री केसर के अंदर पुष्पों के अंदर क्या होते हैं? आपके अंडाणु यानी कि अंड कोशिका। उसके लिए आपका अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं यहाँ पर पढ़ते हैं। मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, चरण 1 में 2 कोशिकाएं बनती है यानी कि ये एकमात्र कोशिका है, इससे क्या होगा? 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है यानी कि अगर मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 46 तो यहाँ पर पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। ठीक है, इस तरह यह एक घटने वाला विभाजन है। जबकि हमारा समसूत्री विभाजन कैसा था? बराबरी का विभाजन था क्योंकि उसमें जितने गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के अंदर थी उतने ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका के अंदर है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, चरण दूसरा विभाजन समसूत्री विभाजन के समान है। तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो किसके समान है? समसूत्री के समान, क्योंकि इसमें क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी और अंत में 4 कोशिकाएं उत्पन्न करता है क्योंकि हर एक जो आपके एक से कितनी बनी? 1 से बनी 2 पुत्री कोशिकाएं। अब ये दोनों पुत्री कोशिकाएं भी क्या करेगी? मात्र कोशिकाओं की तरह व्यवहार करेगी और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर कर लेगी। ठीक है,
इसमें प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों से आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या देखो जनक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों से आधी होती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी थी 46, यहाँ पर कितनी हो गई 23 हो गई, और यहाँ पर भी फिर आपकी कितनी 23 गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में? यानी कि इसमें गुणसूत्र आधे नहीं होंगे। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान घटनाओं का क्रम, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको उसके अंदर 4 अवस्थाएं पढ़ाई थी मुख्य रूप से, कौन कौन सी? प्रोफेज, दूसरी आपकी कौन सी थी? मेटाफेज, तीसरी कौन सी थी आपकी? एनाफेज, और चौथी कौन सी थी आपकी? टीलोफेज। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं अपन ने वहां पर पढ़ी थी। यही 4 अवस्थाएं ये अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होती हैं। ठीक है, देखो क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्या भाई आपके पता है कि ये क्या है? कोशिका, ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर ऐसे क्या है? ये क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन धागे हैं। ये संघनित होकर क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र। तो हमें पता है कि इस तरीके से ये क्या होंगे? संघनित हो जाएंगे और इस तरीके से गुणसूत्रों का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, गुणसूत्र संगत अथवा समजात जोड़ियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। संगत जोड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है? एक गुणसूत्र माता से प्राप्त होने वाला और दूसरा अनुरूपी गुणसूत्र पिता से प्राप्त होने वाला। अब ये क्या होंगे? इस तरीके से आपके समजात गुणसूत्र जो है वो संगत जोड़ी जो है वो बन जाती है। ठीक है, देखो एक जोड़े के दोनों गुणसूत्रों में समान जीन होते हैं, क्योंकि अपन कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो जीन आते हैं आधे मम्मी से आधे पापा से आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो गुणसूत्र है वो आधे मम्मी से हमें मिलते हैं और आधे जो है पापा से मिलते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि समान अलील्स हो। अलील का मतलब क्या होता है? देखो कि आपके जैसे मान लो कि नोज की शेप के लिए, यानी कि आपके नाक के आकार के लिए, आकृति के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो केवल एक जीन उत्तरदायी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सब में नाक की जो शेप है वो एक जैसी है। नहीं ना, सबके अंदर अलग अलग होती है। किसी की चपटी होती है, किसी की पकोड़े जैसी नाक होती है, किसी की एकदम पैनी नाक होती है। तो ये क्या है उसके? ये है अलील्स। ये पूरे लक्षण को कंट्रोल तो केवल एक ही जीन कर रहा है। कौन? एक जो आपके नाक के शेप के लिए उत्तरदायी है, लेकिन सब में ये अलग अलग हो सकता है ना शेप नाक का। तो बस इसके क्या है कि जीन समान होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अलील समान हो। एक जोड़ी का प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है, यानी कि आपके प्रत्येक गुणसूत्र एक जोड़ी बना है। जैसे कि ये क्या है? आपके एक जोड़ी है। ठीक है, एक संगत क्रोमोसोम की जोड़ी है। ये प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। ये आपके 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, कोशिका विभाजन आरंभ होने से पूर्व गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जोड़े के क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड समूह में होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया भाई? गुणसूत्रों क्या क्या होता है? द्विगुणन। वहां पर भी बताया था समसूत्री विभाजन के अंदर कि आपके गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। फिर उनमें विभाजन जो है वो स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है आपका क्या है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दोनों दिखाया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, देखो क्या होगा? सबसे पहले बात की थी हमने वहां पर प्रोफेज अवस्था की। इस डायग्राम से समझने की इसको कोशिश करना। सबसे पहले हमने वहां पर किसकी बात की थी? प्रोफेज अवस्था की बात की थी। प्रोफेज में मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट होने लगती है, गुणसूत्रों का क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। आपके गुणसूत्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं।
फिर बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो तारककाय है वो विपरीत ध्रुवों पे आ जाता है, तारककाय विभाजित होके। फिर आपके ये जो गुणसूत्र है वो एक लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइन नजर आ रही है, इस तरीके से ये एक लाइन में यहाँ पर लग गए हैं। ये क्या है आपका तारककाय, विभाजित हो गए। ये गुणसूत्र इस तरीके से लाइन में लग गए। तो यहाँ पर ये क्या हुई, आपकी मेटाफेज अवस्था हुई। बात करें अगर अपन यहाँ पर अब एनाफेज की, तो एनाफेज में हमें पता है गुणसूत्र क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की साइड जाने लगते हैं। तो एनाफेज में ये जो गुणसूत्र है, देखो तर्कु तंतुओं का निर्माण हुआ और ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लग गए। फिर आपके टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो है कोशिका में क्लीवेज फरो बनती है, यानी कि इस तरीके से खाच बनती है। खाच बनके ये दो में विभाजित होती है। अब अपन अगर जब बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें क्या होगा कि पहले आपके जो साइटोप्लाज्म होता है वो विभाजित होता है, फिर आपके जो कोशिका है फिर वो विभाजित होती है। ठीक है, तो देखो फिर आपके अर्धसूत्री विभाजन पहला कंप्लीट हुआ, फिर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा आएगा, जिसके अंदर भी ये चारों अवस्था होगी। अब यहाँ पर हर एक जो अपनी कोशिका है वो किसकी तरह व्यवहार करी, मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी। देखो प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज और टीलोफेज। वही होगा कि प्रोफेज में इस तरीके से द्विगुणन होके केंद्रक झिल्ली नष्ट होने लगती है, फिर आपके ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, फिर आपके विपरीत ध्रुवों की साइड जाने लगते हैं और दो कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये क्या हुआ आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकेंड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई के नहीं आई बात समझ में, ये हुआ अपना अर्धसूत्री विभाजन। देखिए केंद्रीय झिल्ली लुप्त हो जाती है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इस प्रकार जोड़ियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो समजात गुणसूत्र जो आपके इस तरीके से बने थे, ये जो जोड़ियां बनी थी ये एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, दूर हटने लग जाते हैं। इस प्रकार जोड़ियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। साइटोप्लाज्म दो कोशिकाओं में बट जाता है, जिनमें से प्रत्येक कोशिका में अब गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या की क्या रह गई, आधी। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म दो में विभाजित हुआ तो ये 46 थी, तो दो में विभाजित होकर कितनी कितनी रह गई, 23 ही रह गई। इसी समय प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमेटिड अब तक बने रहते हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता। ये क्या था अपना, ये आपके क्रोमेटिड था और ये था सेंट्रोमियर, ये विभाजित नहीं हुआ है, इसीलिए क्रोमेटिड अब तक बने हुए हैं। आगे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 4 कोशिकाएं बनती है, प्रत्येक में जनक कोशिका की अर्ध संख्या में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो एकमात्र कोशिका थी उससे आपके आधे गुणसूत्रों की संख्या रह गई किसमें, पुत्री कोशिकाओं में। ठीक है, तो एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन में पूरा होता है। बात समझ आई आपको। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, हमें पता है कि जनन कोशिकाओं के लिए ये आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो तभी तो लैंगिक प्रजनन पूरा होगा, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तभी तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए अपन को कौन सा विभाजन चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली लिंग कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी। इस प्रकार जब निषेचन के दौरान नर कोशिका और मादा कोशिका संयुक्त होती है, तब प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि नर से क्या मिला, शुक्राणु, और मादा से क्या मिला, अंडाणु। ठीक है, ये मिला नर से और ये मिला मादा से। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या, आधे गुणसूत्र मम्मी से, आधे गुणसूत्र पापा से, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। ठीक है, इनमें क्या हुआ, निषेचन हुआ, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए। जब इनमें निषेचन हुआ तो ये क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या, युग्मनज।
तो 23 मम्मी वाले, 23 पापा वाले, तो यहाँ पर ये क्या हुआ 46। ठीक है, n बराबर अगर मैं 23 लिखती हूँ तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 23, तो आपके क्या हो जाएगा 46। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मैं n लिख सकती हूँ, ये भी अपना n है, तो यहाँ पर ये अपनी 2n बन जाती है। तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं युग्मनज में। अब इसी युग्मनज में आगे क्या होगा, विभाजन होगा और आपके एक भ्रूण का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए यहाँ पर आई बात समझ में, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन के नए जोड़े युग्मक में प्राप्त होते हैं। तो बात है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की। तो आपको समझ आया समसूत्री और अर्धसूत्री में फर्क। समसूत्री विभाजन किसके लिए, काय कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका के समान ही, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में आपके जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पुत्री कोशिकाओं में मात्र की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में कंप्लीट होता है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला जो है वो सेम किसके जैसा होता है, समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। आपके अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड दोनों में यही अवस्थाएं आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, इस तरीके से आपके समसूत्री और अर्धसूत्री होता है पूरा। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर और बात करेंगे ऊतकों के बारे में। चलिए तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।